जब भी जेफरी एप्स्टीन का नाम सामने आता है तो अपने साथ ऐसे सच भी सामने ले आता है, तो साबित कर देता है कि दुनिया की राजनीति और पैसे के गलियारों के बीच एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा दलदल है जिसकी गहराई आज भी नापी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव और आज हम इस डीप एनालिसिस में एप्स्टीन की उन फाइलों का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्हें दुनिया से छिपाने की बहुत कोशिश की गई। हम बात करेंगे उस गंदे साम्राज्य की, पिछले लिस्ट के धमाके की और हालिया फाइलों में छिपे उन नामों की जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि उस क्राइम सिस्टम की है जो आज भी इंसानियत पर सवाल खड़े करती है। एप्स्टीन की कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन इसका अंत बहुत डरावना है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति जिसने पैसे के दम पर एक ऐसा यौन साम्राज्य खड़ा किया जहां नाबालिग लड़कियों का सौदा होता था। जब इन फाइलों का खुलना शुरू हुआ तो इससे कई बड़े कारोबारी और राजनीतिक परिवारों की धड़कनें तेज हो गई। एप्स्टीन 1970 के दशक में वो न्यूयॉर्क के एक नामी स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गया। यहीं से पता चलता है कि उसका मैनिपुलेटिव पावर कितना जबरदस्त था। उसने स्कूल छोड़ा और बैंकिंग की दुनिया में कदम रखा। उसने खुद को एक फाइनेंशियल जीनियस के तौर पर पेश किया। उसने अरबपति लेस्ली वेक्सनर, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक थे, का भरोसा जीता। वेक्सनर ने उसे अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी। एप्स्टीन अब सिर्फ अमीर नहीं था, वो पावरफुल था। उसने बड़ी हवेली खरीदी और अपना प्राइवेट जेट लिया, जिसे मीडिया ने लॉलिता एक्सप्रेस का नाम दिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि अमीर लोग इससे क्यों जुड़ते थे। रईसों के पास पैसा होता है, लेकिन उन्हें प्राइवेसी और एक्सक्लूसिविटी चाहिए होती है। एप्स्टीन उन्हें वो चीजें मुहैया कराता था जो दुनिया में गैर कानूनी थी। उसने एक ऐसा सेफ साम्राज्य बनाया जहां कानून भी नहीं पहुंच सकता था। एप्स्टीन का सबसे बड़ा अड्डा था उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। एप्स्टीन के साथ उसकी पार्टनर थी घिस्लेन मैक्सवेल। घिस्लेन ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। उसका काम था लड़कियों को मसाज और मॉडलिंग के बहाने फंसा कर लाना। एप्स्टीन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जहां ताकतवर लोगों को उनकी सबसे गंदी ख्वाहिशें परोसी जाती थी और नाबालिग लड़कियों के सौदे होते थे। बदले में उसे वो रसूख मिलता था जो किसी और के पास नहीं था। ये उन शक्तिशाली लोगों के नेटवर्क की ही देन थी कि जेफरी एप्स्टीन सालों तक कानून की गिरफ्त से बचा रहा। साल 2006 में जब पहली बार फ्लोरिडा के पाम बीच पर एक 14 वर्षीय लड़की के यौन शोषण के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया तो लगा कि उसे कड़ी सजा होगी। लेकिन 2008 में एक बेहद विवादास्पद प्ली डील के जरिए वह सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहा। उसने अपना जुर्म तो कबूला, पर उसे मात्र 13 महीने की मामूली सजा मिली, जिसमें उसे दिन के समय काम के बहाने जेल से बाहर जाने की खुली छूट तक दे दी गई थी। हालांकि पाप का यह घड़ा आखिरकार 6 जुलाई 2019 को तब फूटा जब उसे फ्रांस से लौटते समय न्यू जर्सी के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार फेडरल प्रोसिक्यूटर ने उस पर न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में नाबालिग लड़कियों की तस्करी का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चलाने के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन न्याय की ये प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंच पाती उससे पहले ही 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में उसकी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई, जिसने उस तमाम शक्तिशाली चेहरों को बेनकाब होने से बचा लिया जो इसके पीछे इस घिनौने साम्राज्य का हिस्सा थे। मगर ये पूरा मामला पूरी दुनिया को हैरान करने वाला मुद्दा तब बना जब साल 2025 में कोर्ट के आदेश पर एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों का पहला हिस्सा सार्वजनिक हुआ। उस वक्त करीब 170 से 180 लोगों के नाम सामने आए थे। उस पहली लिस्ट में पूरी दुनिया में धमाका कर दिया था। उसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम प्रमुखता से था, जिन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगे और उन्हें अपने शाही पद तक छोड़ने पड़े। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम भी दर्जनों बार आया। हालांकि उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र भी मिला, जो कभी एप्स्टीन के सोशल सर्कल का हिस्सा हुआ करते थे। उस वक्त की फाइलों ने यह साबित कर दिया कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अपराधियों का नहीं बल्कि दुनिया चलाने वाले पावर प्लेयर्स का था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अब 2026 की शुरुआत में फाइलों और दस्तावेजों का एक और बड़ा जत्था अनसील किया गया, तो जानकारी के मुताबिक इस बार करीब 4500 से 5000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी हुए। इन फाइलों ने उन घावों को फिर से हरा कर दिया जो शायद कुछ लोग छिपाना चाहते थे।
इस बार की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम जुड़े जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। महान वैज्ञानिक एप्स्टीन हॉकिंग का जिक्र फिर से उभरा है, जिसमें एप्स्टीन द्वारा उनके खिलाफ आरोपों को दबाने के लिए पैसे देने की बात की गई है। बिल गेट्स के साथ एप्स्टीन के मुलाकात के नए ईमेल और फोटोज भी इस ताज़ा रिलीज का हिस्सा बने, जो बताते हैं कि ये रिश्ता महज चैरिटी तक सीमित नहीं था। इसके अलावा कुछ और टेक टाइकून और हॉलीवुड के बड़े नाम भी इसमें शामिल हुए हैं। मगर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के इन आपत्तिजनक वीडियो, तस्वीरें और सबूत इकट्ठा कैसे और क्यों किए? क्या वह वाकई इन्हें ब्लैकमेल के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला था? आपको बता दें कि जांच एजेंसियों और पीड़ितों का दावा है कि एप्स्टीन ने अपने न्यूयॉर्क स्थित आलीशान मेंशन से लेकर कैरेबियन आइलैंड तक हर ठिकाने पर एक हाईटेक सर्विलांस नेटवर्क बिछा रखा था। दीवारों, पेंटिंग्स, यहाँ तक कि बेडरूम और बाथरूम के गुप्त कोनों में छिपे कैमरों के जरिए वह हर मीटिंग, हर डिनर और हर वर्जित हरकत को रिकॉर्ड करता था। 2019 में जब FBI ने उसके मैनहट्टन मेंशन पर छापा मारा तो वहां से भारी मात्रा में हार्ड ड्राइवर, CD और हजारों तस्वीरें बरामद हुई, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि रिकॉर्डिंग का ये सिलसिला बड़े पैमाने पर चल रहा था। गवाहों और पीड़ितों जैसे वर्जीनिया ने अदालती हलफनामों में स्पष्ट किया है कि एप्स्टीन के घरों में निजता जैसी कोई चीज नहीं थी। विशेषज्ञों और पूर्व सहयोगियों का मानना है कि ये रिकॉर्डिंग्स एप्स्टीन के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हो सकती थी। वह जानता था कि जब तक उसके पास किसी राष्ट्रपति, प्रिंस या अरबपति का आपत्तिजनक वीडियो है, तब तक वह कानून से ऊपर बना रह सकता है। ये महज एक थ्योरी नहीं बल्कि एक सोची समझी ब्लैकमेलिंग रणनीति भी हो सकती है, जिसके डर से दशकों तक किसी ने उसके खिलाफ मुंह नहीं खोला। हालांकि 2024 में सार्वजनिक हुए दस्तावेज ने कई बड़े नामों को उजागर किया है, लेकिन वे ब्लैकमेल वीडियो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या उन्हें एप्स्टीन के साथ ही दफन कर दिया गया था या वे आज भी किसी के पास सुरक्षित है। जब हम एप्स्टीन के इस काले साम्राज्य की परतों को उखाड़ते हैं तो कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आते हैं जो महज अफवाह नहीं बल्कि पुख्ता सबूत है। इसमें सबसे पहला नाम आता है उसकी लिटिल ब्लैक बुक का। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी, बल्कि दुनिया के 2000 सबसे रसूखदार लोगों का एक ऐसा काला चिट्ठा था जो 2015 में लीक हुआ। इसमें दर्ज फोन नंबर से साबित करते हैं कि एप्स्टीन की पहुंच सत्ता के उस गलियारों से लेकर वहां तक थी जहां आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना था उसका ह्यूमन ब्रीडिंग का सपना। न्यूयॉर्क टाइम्स की 2019 की एक रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि एप्स्टीन अपने जीरो रेंज पर एक ऐसी योजना बना रहा था जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। वो चाहता था कि एक साथ कई महिलाओं को गर्भवती कर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए। ये एक तरह का ट्रांस ह्यूमनिज्म था जिसमें वो खुद को एक सुपर रेस का जनक समझता था। पर कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा शुरू होता है 10 अगस्त 2019 के उस रात से, जब न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हुई। सरकारी फाइलें इसे आत्महत्या कहती हैं, लेकिन इस सुसाइड की एबनॉर्मेलिटीज को ठुकराया नहीं जा सकता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिस रात उसे अपनी जान लेनी थी उसके सेल के बाहर के कैमरे तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गए। जो गार्ड्स हर 30 मिनट में राउंड लगाने के लिए तैनात थे वो न सिर्फ सो गए बल्कि उन्होंने कागजों पर झूठ भी लिखा। यहाँ तक कि एप्स्टीन के परिवार द्वारा नियुक्त पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेडेन ने साफ कहा कि उसकी गर्दन की हड्डियां जिस तरह से टूटी थी वैसा अक्सर गला घोटने के मामलों में होता है। यही वो वजह है कि आज भी दुनिया भर में एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ का नैरेटिव इतना मजबूत है। लोग मानते हैं कि अगर एप्स्टीन कोर्ट में मुंह खोलता तो दुनिया के कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाते। क्या उसे चुप कराना उन ताकतवर लोगों के हित में था जिनके पास खोने के लिए पूरी दुनिया थी? ये सवाल आज भी उन फाइलों के बीच कहीं न कहीं दफन है। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।